एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आप जानते ही हैं कि सीटेट दिसंबर का नोटिफिकेशन जो है आ चुका है। फॉर्म जो है अप्लाई होना स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट जो है 16 अक्टूबर है। ठीक है, तो क्लासेस जो है कंटिन्यू हो चुकी हैं। ये क्लास आपको डेली 3 बजे मिलती है और पेपर 2 के लिए क्लास मिलती है शाम को 5 बजे, जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज क्लासेस कर रहे हैं। क्लास 6 की हिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो चुकी है। 7 की चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। आज जो है हम लोग करने वाले हैं CDP के PYQ क्वेश्चन। उसके बाद जो है हम लोग कंटेंट भी कंप्लीट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है जिसमें हम लोग CDP के क्वेश्चन करेंगे और ये PYQ क्वेश्चन है, यानी कि प्रीवियस का पूरा एक सेट होगा और ये पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में आपकी हेल्प करेगा। तो डेली 3 बजे आप लोग मेरे साथ ज्वाइन होइएगा, जहाँ पर हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही जो है कंटेंट भी कंप्लीट करेंगे ऑल सब्जेक्ट का। ठीक है, और जो 5 बजे आपको क्लास होती है उसमें हम लोग संडे को PYQ क्वेश्चन भी करने वाले हैं, तो आप लोग डेली मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए फिर आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पहला है क्वेश्चन, इसमें जो है आदर्शन और रीजन का दिया गया है। कहा इसमें ये गया है कि बच्चों का शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है। देखिए, आदर्शन और रीजन के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, हर बार जो है पूछे जाते हैं, तो इस वजह से अच्छे से क्वेश्चनों को समझना है क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आपको आदर्शन देखना होता है, फिर जो रीजन दिया गया है वो देखना होता है, दोनों सही हैं या नहीं सही, दोनों एक दूसरे के लिए सही है या नहीं सही है, फिर जाके आपको आंसर टिक करना होता है। तो ऐसे क्वेश्चनों में टाइम लगता है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करनी है पहले से, क्योंकि क्वेश्चन अगर आपके छूट गए तो आपके नंबर कम होंगे। इसी वजह से, क्योंकि टाइम टेकन भी होते हैं क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा टाइम मैनेज करना होता है सीटेट में। अगर आपको टाइम मैनेज करना नहीं आ रहा तो क्वेश्चन आपके छूटेंगे। पहले से प्रैक्टिस करोगे तभी जाके अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो चलिए फिर आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पहला है क्वेश्चन, इसमें कहा गया कि बच्चों का शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों के सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करता है। यानी बच्चों का जो शारीरिक विकास महत्वपूर्ण, यानी कि जो बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास जो है प्रभावित होता है, जो कि बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर बच्चा फिजिकली रूप से जब उसका डेवलपमेंट होगा तभी जाके वो समाज में इन्वॉल्व होगा। ये तो नहीं 5 साल का बच्चा समाज में जा कर के लोगों से बातचीत करने लगता है या फिर लोगों के साथ खेलना शुरू कर देता है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ना कोई काम करना शुरू कर देता है। जब वो बड़ा होता है, टाइम के साथ धीरे धीरे लोगों के संपर्क में आने लगता है, जैसे वो बड़ा होता जाता है लोगों से इंटरेक्ट होता चला जाता है, और साथ ही उसका संज्ञान, उसका दिमाग जो है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी उसी प्रकार से होना स्टार्ट हो जाता है। 5 साल के बच्चे का बिहेवियर और वहीं 15 साल बच्चे का बिहेवियर जो होगा वो चेंज होगा। सोचने की क्षमता क्षमता जो है वो अलग होगी, बातचीत करने का तरीका चेंज हो जाएगा, थिंकिंग चेंज हो जाएगी, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो अंतर होगा। तो जो कि कहा यहाँ पर ये गया है कि जो बच्चों का शारीरिक डेवलपमेंट होता है वो सामाजिक संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है, जो कि बिल्कुल सही है, यानी आदर्शन जो है वो सही है। तर्क जो दिया गया कि बचपन में विकास के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े हैं तथा एक दूसरे को बेहद जो है प्रभावित करते हैं, बिल्कुल सही बात है कि जो डेवलपमेंट होता है, ठीक है, विकास जो होता है, विकास के सभी आयाम एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। जैसे आपका फिजिकली डेवलपमेंट अगर हो रहा है तो आप मेंटली भी स्ट्रांग हो रहे हो, आप सोशली भी इन्वॉल्व हो रहे हो, ठीक है, तो आप सभी तरीके से आप मिच्योर हो रहे हो, आपका विकास हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि आप फिजिकली डेवलपमेंट आपका होता जा रहा है तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, आप सोशली अच्छे से इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हो, ऐसा जो है नहीं है। ठीक है, तो तर्क भी जो है वो भी सही दिया गया है, यानी आदर्शन और रीजन दोनों सही हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पहला है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, बिल्कुल सही बात है, आंसर आपका फर्स्ट ही सही हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है कि आर की सही व्याख्या नहीं करता, ये आपका गलत होगा। ए सही है लेकिन आर गलत, ये भी नहीं होगा। दोनों गलत हैं, ये भी नहीं होगा। आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि दोनों ऑप्शन सही दिए गए हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड ऑप्शन है कि विकास का कौन सा सिद्धांत यह सुझाता है कि विकास सिर से शुरू होता है और फिर शरीर के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ता है। यानी बच्चे का जो ग्रोथ होता है, जो डेवलपमेंट हो रहा होता है, वो सिर से लेकर के शरीर के बाकी हिस्सों में होता है। यानी सबसे पहले बच्चा अपना क्या है, सर संभालता है, फिर क्या है, उसकी गर्दन पर जोर आता है, फिर कंधों पे आता है, फिर कमर पे आता है, फिर पैरों पे जोर आता है, फिर बच्चा बैठना, खड़े होना, चलना, दौड़ना, भागना शुरू कर देता है।
तो डेवलपमेंट कैसा हुआ, सिर से पैर की तरफ हुआ, यानी सिर से लेकर पैर की तरफ डेवलपमेंट जा रहा है। तो एक कैसा विकास होगा, समीपस्थ दूरमुखी विकास है, या शीर्षगामी है यानी सेफेलोकॉर्डल है, या फिर व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, ये आपका होगा नहीं। एक रूपता, ये भी नहीं है। आंसर अब इसमें होगा आपका फर्स्ट या फिर आपका सेकंड। तो जो आपका है सेफेलोकॉर्डल, इसका मतलब ही होता है सिर से लेके पैर, यानी सिर से जो डेवलपमेंट शुरू होता है और फिर पैर की तरफ ये जा रहा होता है। तो आंसर आपका सेकंड ऑप्शन होगा कि शीर्षगामी सिद्धांत हो जाएगा, यानी कि सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल होगा। आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन। जब आपसे पूछे कि विकास जो है सिर से लेके पैर की तरफ जा रहा है, ठीक है, यानी सिर से लेकर के पैर की तरफ हो रहा है, तो ये हो जाएगा सेफेलोकॉर्डल। और वहीं पर जब डेवलपमेंट आपका पूछे कि जो है जो केंद्र से लेके बाहर की ओर, तो ये आपका हो जाता है समीप दूराभिमुखी विकास, यानी प्रेक्समो डिस्टल डेवलपमेंट होता है। ये जो है आप दोनों ध्यान रखिएगा, यानी केंद्र से बाहर की ओर तो होगा आपका प्रोक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट। वो अगर पूछ रहा है सिर से पैर की तरफ, तो ये आपका होगा सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल। ये दोनों ध्यान रखिएगा, दोनों में से एक जरूर पूछता है, अक्सर जो है क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। आंसर आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ये आया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, PYQ क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें कहा गया है कि डैश डैश आनुवांशिक स्वभाव के पूर्व निर्धारित जो है प्रक्रियाकरण की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। यानी जो हेरिडिटी होती है उसको जो है, यानी स्वभाव को पूर्व जो है निर्धारित करता है। तो कौन हेरिडिटी को निर्धारित करता है, सिंपल सी बात है, आंसर आपका फर्स्ट होगा, यानी परिपक्वता, ठीक है। परिपक्वता जो है, मेचुरेशन जो है, ये जो है हेरिडिटी को जो है निर्धारित करता है। आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हेरिडिटी से ही हम क्या होते हैं, हमारे में क्या होती है, मेचुरेशन आती है, परिपक्वता आती है, हम समय के साथ जो है डेवलप होते चले जाते हैं। अब ये तो नहीं 5 साल के बच्चे को आप साइकिल चलाना सिखा दोगे, जब बच्चा बड़ा होगा, जब बॉडी मिच्योर होगी, जो उसकी हेरिडिटी है यानी आनुवांशिकता है वो मिच्योर होगी, धीरे धीरे बच्चा अपना काम करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो हेरिडिटी जो है, हेरिडिटी के साथ साथ क्या है, बच्चे में मिचुरेशन आती है, परिपक्वता आती है। आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा। सेफेलोकॉर्डल नहीं होगा, अनुकूलन भी नहीं होगा, समाजीकरण भी नहीं होगा, आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कहा गया है कि जीन पियाजे का क्वेश्चन दिया गया है। कहा है इसमें कि जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन से कारक संज्ञानात्मक विकास की दिशा निर्धारित करते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे के अनुसार पूछा गया है कि जो संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, क्योंकि जीन पियाजे की थ्योरी ही संज्ञान पर आधारित है, तो कौन जो है इसमें दिशा निर्धारित करते हैं, ये जो है आपको बताना है। तो जो जीन पियाजे जी हैं, उन्होंने क्या है, सजा को अपनी जो है थ्योरी में इन्होंने माना ही नहीं। तो जहाँ पर 3 है आप इसको हटा दीजिए, यानी थर्ड ऑप्शन तो आपका होगा नहीं 100%। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन निकल के सामने आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए यही ट्रिक फॉलो करिएगा, कम टाइम में आपका आंसर सही होगा और कम टाइम में आप क्वेश्चन को निकाल लोगे, यानी क्वेश्चन से आंसर को निकाल लोगे आराम से, टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा और आंसर भी आपका 100% सही होगा। क्योंकि जीन पियाजे की अपनी थ्योरी में इन्होंने सजा को महत्वपूर्ण नहीं माना है, बाकी परिपक्वता हो गया, अनुबंधन हो गया, क्रिया इन्होंने माना है कि बच्चा सक्रिय रहेगा, एक्टिव रहेगा, एक्टिविटी करेगा, ये तो इन्होंने माना है। और साथ ही सामाजिक अनुभव को भी इन्होंने नकारा, अपनी थ्योरी में नहीं है। लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा कि हम बच्चे को पनिशमेंट देंगे, उसको प्रताड़ित करेंगे, उसको सजा देंगे, ऐसा इन्होंने नहीं कहा। तो थर्ड ऑप्शन होगा नहीं, बाकी ऑप्शन क्या है आपके सही हो जाएंगे, क्योंकि सभी के द्वारा बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो उसको दिशा निर्धारित करेगा। आंसर हो जाएगा इसमें जो है फर्स्ट ऑप्शन आपका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके पहले जो आपका 7 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था उसकी डिटेल में मैंने PYQ क्वेश्चन की वीडियो बनाई हुई है, आपको यही मेरे चैनल पर मिल जाएगी। प्लेलिस्ट बनाई हुई है सीटेट दिसंबर 2024 के नाम से, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, अच्छे से उसमें क्लासेस आपको मिल जाएंगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें जो है कहा गया है कि जीन पियाजे के अनुसार उस बच्चे की सोच के बारे में क्या कहा जा सकता है जो मानता है कि जब पानी को एक बर्तन से दूसरे में डाला जाता है, तब पानी की मात्रा बर्तन के आकार के अनुसार कम या बढ़ जाती है। यानी बच्चा क्या है,
सोचता है कि अगर पानी जो है, जैसे कि मान के चलिए ये एक गिलास है और ये गिलास है, ये बड़ा है थोड़ा सा, ये छोटा है। अब बच्चा सोचता है कि इसमें जो पानी है और इसमें का जो पानी है वो उठा के हमने इसमें डाल दिया तो ये क्या है, ज़्यादा हो गया, और इसमें का पानी उठा के अगर हमने इसमें डाल दिया तो ये क्या है, कम हो गया। बच्चे को लगता है कि क्वालिटी जो है, यानी क्वांटिटी के चेंज होने से क्वालिटी में परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि जो उसकी क्वांटिटी है, जो उसमें मात्रा जितनी है वो क्या है, चेंज हो जाएगी। बच्चा ये सोचता है। इसका मतलब क्या है, बच्चा का है ईगोसेंट्रिज्म है, बच्चा अहम केंद्रित है। बच्चा हर पर्सपेक्टिव के बारे में नहीं समझ पा रहा है। वो ये नहीं समझता है कि क्वांटिटी जो है वो सेम रहने वाली, बर्तन कोई भी हो, आकार के बदल जाने से जो है क्वांटिटी में परिवर्तन नहीं होता है, यानी उसकी क्वालिटी चेंज नहीं होती है। ठीक है, ये जो है हो जाएगा। तो आंसर इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये जो है बताना है क्वेश्चन नंबर 5 का। तो पहला है बच्चे में संरक्षण कौशल नहीं है, या फिर बच्चे ने वस्तु स्थायित्व नहीं हासिल किया। तो ये आपका वस्तु जो है, वस्तु स्थायित्व लैग कर रहा होता है, ये आपका 0 से 2 वर्ष की उम्र में होता है, यानी कि वस्तु स्थायित्व जो होता है इसी में लैग कर रहा होता है, इसी में अचीव भी कर रहा होता है। आउट ऑफ साइड आउट ऑफ माइंड, ये आपका नहीं होगा। जीववादी सोच बच्चे के विचारों को सीमित करती है। तो इसमें जीववादी सोच में होता है कि बच्चों को लगता है कि मेरे आसपास जो भी वस्तुएं हैं उनमें क्या है, जान है, जीव है। आपने देखा होगा छोटा अगर बच्चा खेल रहा है, उसको मेज से चोट लग जाती है और आप मेज को एक थप्पड़ मार देते हो तो बच्चा खुश हो जाता है। उसको ये फील होता है कि जैसे मुझे चोट लगी वैसे इसको भी चोट लगी है। यानी बच्चा ये फील करता है कि मेरे पास जो भी वस्तुएं हैं उनमें क्या है, जान है, उसमें भी जीव है। ठीक है, बच्चा क्रमबद्धता की जो है प्रक्रिया करने में अक्षम है, ये भी आपका नहीं होगा। आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि बच्चे में संरक्षण के कौशल अभी विकसित नहीं हो पाए हैं। बच्चा ये नहीं समझ पा रहा है कि क्वालिटी जो है, क्वालिटी के चेंज हो जाने से क्वांटिटी में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, वो सेम रहने वाला है, चाहे 1 लीटर पानी को आप इसमें डालिए, चाहे 1 लीटर पानी को आप इसमें डालिए, वो 1 ही लीटर रहने वाला है, चाहे इतने बड़े बर्तन में डाल दीजिए, वो सेम रहने वाला है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, वो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा गया है कि पियाजे के अनुसार दिए गए संज्ञानात्मक विकास के चरणों का सही क्रम क्या है। यानी जो जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक थ्योरी में जो चरण दिए हैं, बच्चे का जो डेवलपमेंट बताया है, वो 4 स्टेजों में इन्होंने डिवाइड कर दिया। यानी कि जीन पियाजे ने और आपके कोहलबर्ग ने, इन्होंने बच्चे का जो विकास है वो कैसे डिवाइड किया, इन्होंने स्टेजों में बांटा कि इस बच्चे का, यानी हर बच्चे का इस स्टेज में इतना डेवलपमेंट हो जाएगा, इस स्टेज में इतना हो जाएगा, इस स्टेज में इतना होगा, इस स्टेज में इतना होगा। यानी इन्होंने हर स्टेज को जो है डिवाइड कर दिया और हर स्टेज को एज में इन्होंने डिवाइड किया कि जो स्टेज है वो इस एज में बच्चे का इतना डेवलपमेंट हो चुका होगा। ठीक है, तो इन्होंने जो चरण दिए हैं 4 बताए हैं। ठीक है, वो क्रम में आपको लगाना है कि कौन सा कब होगा, ये जो है आपको बताना है। तो पहला है संवेदी चालक पूर्ण, हम लोग यहाँ से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है। तो पहला दिया है सेंसरी मोटर स्टेज, या फिर आपका हो जाएगा प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फिर है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये होगा, या फिर होगा प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो देखिए जो जीन पियाजे की थ्योरी है और उसमें जो चरण दिए गए हैं, सबसे पहले कौन सा स्टेज है, सेंसरी मोटर स्टेज है, जिसकी उम्र जो है 0 से 2 वर्ष है। ठीक है, इसमें बच्चा अपना चलना, इसमें जो बच्चा बैठना चलना धीरे धीरे सीखता है। फिर आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसकी उम्र होती है 2 से 7 वर्ष की उम्र में। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसकी होती है उम्र 7 से 11 वर्ष अकॉर्डिंग पियाजे के अनुसार। फिर होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसकी उम्र होती है 11 से 15 वर्ष। ठीक है, ये इन्होंने पियाजे ने डिवाइड कर दिया। तो पहला तो ऑप्शन आपका सही है, लेकिन सेकंड में क्या हो गया, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये तो सेकंड है, यहाँ से तो स्टार्ट नहीं होती। पहली स्टेज कौन सी, सेंसरी मोटर, ये गलत हो जाएगा। फिर है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये 4th स्टेज को इन्होंने फर्स्ट में रख दिया, ये भी गलत हो जाएगा। सेंसरी मोटर स्टेज, फिर उन्होंने क्या कर दिया, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये भी आपका नहीं होगा, क्या है, ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर जो होगा वो फर्स्ट ही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि सेंसरी मोटर स्टेज, उसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होगा। बच्चे 4 जो है चरणों में बच्चे का डेवलपमेंट इन्होंने डिवाइड कर दिया और 4 स्टेजों में बच्चे का पूरा डेवलपमेंट इन्होंने कह दिया कि बच्चे का 4 स्टेजों में पूरा डेवलपमेंट हो जाता है।
आंसर जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें जो है प्री ऑपरेशनल जो सेंसरी मोटर स्टेज होता है इसमें ही बच्चे का वस्तु लैग कर रहा है, यानी कि जो वस्तु स्थायित्व होता है इसी में लैग भी कर रहा होता है, इसी में अचीव भी कर लेता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है कि अगला जो क्वेश्चन है इसमें अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एक सेकेंड। जो ये प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस आपका अचीव भी होता है और इसमें लैग भी कर रहा होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर जो है आपका 7। इसमें कहा गया है कि नेहा खुद को अपनी माँ द्वारा लाई जो है मिठाई जो मेहमानों के लिए है, यानी जो उसकी माँ मिठाई लाई है जो कि मेहमानों के लिए है, खाने से रोकती है या सोचकर कि खाने से वह पकड़ी जा सकती है। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नेहा किस विकास की अवस्था में है? कोहलबर्ग ने अपना डेवलपमेंट जो है बच्चों का 3 स्टेजों में डिवाइड किया और हर स्टेज में इन्होंने 2-2 चरण दिए। ठीक है, 2-2 चरण दिए तो कितने हो गए? 6 चरण हो गए। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है कि कितने स्टेज में? 3 स्टेजों में इन्होंने डिवाइड किया। चरण कितने बनाए? 6। हर एक स्टेज में इन्होंने 2 चरण दिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ये जो है आपको बताना है। यानी कि पहली स्टेज है कन्वेंशनल स्टेज, फिर प्री कन्वेंशनल स्टेज, फिर पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास होगा, या फिर सजा और आज्ञाकारिकता अभिविन्यास होगा, या फिर सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास होगा, या फिर अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसमें आपका 2 ऑप्शन होगा, क्योंकि सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास होगा। बच्ची इसलिए नहीं खा रही है क्योंकि उसको पता है अगर माँ ने देख लिया तो क्या है, पिटाई हो जाएगी। उसको डर है, यानी वो आज्ञाकारिकता अभिविन्यास भी और साथ ही साथ सजा के लिए, यानी वो जानती है कि अगर हमने खाते हुए मुझे माँ ने देख लिया तो क्या है, पिटाई होगी, मार पड़ेगी। इसी के डर से वो जो है नहीं खा पा रही। तो कौन सी स्टेज हो जाएगी? फर्स्ट स्टेज है। सेकेंड इज ये चरण में होगा, यानी कि कन्वेंशनल स्टेज पे है बच्चा। तो आंसर आपका जो है सेकेंड ऑप्शन सही होगा, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा गया है कि किसके सिद्धांतों के अनुसार बच्चे अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले समकक्षी व वयस्कों से अंतःक्रिया करके सीखते हैं? तो ये आपका जो है कौन सा ऑप्शन होगा? लेवाइगोस्की, जीन पियाजे, हार्वर्ड गार्नर, या फिर लॉरेंस कोहलबर्ग। तो लॉरेंस कोहलबर्ग की जो थ्योरी है वो कौन है? मॉरल डेवलपमेंट पर आधारित है। हार्वर्ड गार्नर ने इंटेलिजेंट की थ्योरी दी है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी दी है। ठीक है, बचा कौन? जो है लेवाइगोस्की ने ये कहा है कि बच्चा जो है अपने से बड़े, अपने से समकक्षी व वयस्कों से अंतःक्रिया करके सीख रहे होते हैं, यानी कि अपने से ज़्यादा अनुभवी लोगों के साथ इंटरेक्ट होते हैं, अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले, जिनको ज़्यादा नॉलेज है उनसे जब बच्चा इंटरेक्ट हो रहा होता है तो बेहतर सीख रहा होता है। ठीक है, आंसर जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जो वाइगोस्की इनकी थ्योरी आधारित है क्या है? सामाजिक कल्चर पर आधारित, यानी सोशल कल्चर अप्रोच, सामाजिक सांस्कृतिक जो है सिद्धांत है इसी पर आधारित है। और वाइगोस्की का मानना ये है कि बच्चा समाज में इंटरेक्ट होकर के लोगों से अंतःक्रिया करके वो सीखता है, वो बेहतर सीखता है। और अगर बच्चा उम्र के हिसाब से छोटा भी है और अगर वो अच्छे इन्वायरमेंट में रह रहा है, अच्छे लोगों से इंटरेक्ट हो रहा है, तो टाइम के साथ बेहतर सीखेगा, यानी कम टाइम में भी वो बेहतर सीखेगा। आंसर होगा इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 9 पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्न में से किसकी संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है? ठीक है, ये जो है बताना, यानी कि संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसमें आंसर आपका कौन सा होगा? अनुकूलन होगा, पुनर्बलन होगा? तो ये आपका होगा नहीं, क्योंकि जो वाइगोस्की है उन्होंने अपनी थ्योरी में इसको महत्वपूर्ण नहीं माना। अपनी थ्योरी में क्या उन्होंने माना? समाज को, लैंग्वेज को, और उन्होंने जो है समाज को माना, संस्कृत को माना और लैंग्वेज। 3 ही टूल्स उनके थ्योरी में इंपॉर्टेंट है, यानी समाज और लैंग्वेज और जो है संस्कृत, कल्चर, रहन सहन। ठीक है, तो आंसर होगा इसमें आपका थर्ड ऑप्शन है, यानी सांस्कृतिक परिवेश। बच्चा किस इन्वायरमेंट में रह रहा है,
कैसा उसका बैकग्राउंड है, कैसे उसके आसपास के लोग हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को, यानी उस बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को। क्योंकि बच्चा जैसा होगा, मतलब बच्चा जिस इन्वायरमेंट में रह रहा होगा, उसका सोचने का तरीका, उसका बात करने का तरीका, उसकी थिंकिंग, उसका रहन सहन, उसका बोलना, सब कुछ वैसा ही होगा। तो इस वजह से बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है या बच्चे का संज्ञानात्मक डेवलपमेंट होता है, ये डिपेंड करता है कि बच्चा किस इन्वायरमेंट में रह रहा है, कैसा उसका कल्चर है। इसीलिए देखा होगा जब एक क्लास में बच्चे होते हैं, मान के चलिए 30 बच्चे हैं, तो 30 बच्चे 30 प्रकार के होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सभी का इन्वायरमेंट चेंज है, सभी के घर का माहौल चेंज है, सभी का बात करने का तरीका चेंज है। इसी वजह से हर बच्चा चेंज होता है, क्योंकि बचपन में तो सब सेम होते हैं। अगर सभी बच्चों को एक साथ एक ही इन्वायरमेंट में रख दिया जाए, 30 बच्चों को, तो वो 30 बच्चे सेम होंगे। लेकिन अगर उनका इन्वायरमेंट अलग अलग है तो 30 बच्चे 30 प्रकार के होंगे। कोई अच्छा होगा पढ़ने में तो कोई अच्छा नहीं होगा, किसी को और में किसी चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा होगा, किसी को बात करने का तरीका चेंज होगा। मतलब यानी कि हर बच्चे का लाइफ स्टाइल क्या है, चेंज होगा। आंसर होगा आपका थर्ड ऑप्शन, क्योंकि बच्चा किस समाज में रह रहा है, कैसे कल्चर में रह रहा है, बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 में है कि हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत में शरीर और वस्तुओं दोनों को कुशलतापूर्वक उपयोग करने की क्षमता को कौन सी बुद्धि कहा जाता है? यानी कि कौन, मतलब जो जिन व्यक्तियों में या फिर जिन व्यक्ति में जो है शरीर को अपने कैसे मूव करना है, कैसे हमको कंट्रोल में लाना है, कैसे हमको अपने शरीर की जो, मतलब अपनी बॉडी को कैसे कंट्रोल करना है या फिर कैसे उसको मूव करना है, उनके पूरा कंट्रोल रहता है अपनी बॉडी पे। तो जो ऐसी बुद्धि पाई जाती है जिस व्यक्ति में, उसको क्या कहा जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में। तो तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता ये आपका होगा नहीं, क्योंकि मैथ कैलकुलेशन में जाता है। शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि, बिल्कुल सही बात है, आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। क्योंकि शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि जिसमें है, उसमें क्या है, शरीर और वस्तु दोनों को कुशलतापूर्वक उपयोग कर पाएंगे, कि हाँ आपको अपनी बॉडी को कैसे मूव करना है। जैसे डांसर हो गए, जो स्विमिंग करते हैं वो हो गया, अब उनको पता है कि हमको अपनी बॉडी को कैसे मूव करना है। जैसे डांसर है, अब उनको पता है कि हमको अपनी बॉडी को कैसे, हर स्टेप में कैसे क्या मूव करना है, कैसे कंट्रोल में लाना है, कहाँ पे कौन सा स्टेप करना है, उनको सब कुछ पता होता है। यानी उनका पूरा कंट्रोल रहता है अपनी बॉडी पे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका थर्ड जो है, सॉरी सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अंतर वैयक्तिक बुद्धिमत्ता ये भी नहीं होगा, भाषाई बुद्धि ये भी नहीं होगा। भाषाई बुद्धि किस में होती है? जो सिंगर होते हैं, जो शायर वगैरह लिखते हैं, ठीक है, नेता लोग हो गए, वो उनमें भी बहुत भाषाई बुद्धि पाई जाती है। जैसे आपने देखा होगा जब इलेक्शन वगैरह आता है तो बहुत अच्छे से बातें करते हैं। अदर कहीं स्टेट में गए हैं तो वहाँ पर भी वो वहाँ की लैंग्वेज को इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं, इस वजह से कि वहाँ के जो कैंडिडेट हैं या फिर जो व्यक्ति हैं, वो अपनेत्व की भावना आए उनमें, उनको लगे कि देखो हाँ कितने अच्छे यहाँ की भी लैंग्वेज को इंक्लूड कर रहे हैं, यहाँ की भी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। तो इसलिए उनमें भी क्या है, भाषाई बुद्धि पाई जाती है। और जब चुनाव खत्म तो बातें खत्म हो जाती हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 11 पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहा गया है कि दृश्य स्थानिक बुद्धि में क्या शामिल है? जो दृश्य स्थानिक बुद्धि है उसमें क्या शामिल है, ये जो है बताना है क्वेश्चन नंबर 11 में। तो पहला है छवियों और चित्रों में सोचने की क्षमता, सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता, या फिर लय ताल मीटर। तो ये आपका होगा नहीं, क्योंकि इसमें कोई सिंगर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे हो रही दृश्य स्थायी। यानी कि जैसे एक मूर्तिकार हो गया, अब मूर्तिकार को ये पता है कि हमको इतनी ही जगह में इसका फेस भी बनाना है, गला भी बनाना है, पैर भी बनाने, हाथ भी बनाना है, सब कुछ पूरा हमको जो है इसी में आकार देना है एक मूर्ति का, इतने ही जगह में। तो उसको पता है, यानी उसको हर शेप और साइज के बारे में पता है कि हमको इतनी ही जगह में पूरा शेप और साइज दे देना है। ठीक है, तो ये जो है किसमें बुद्धिमत्ता पाई जाएगी, ये आपको बताना था। कहानियों और कविताओं में ये भी नहीं होगा। प्राकृतिक रूप से जानवरों और पौधों की प्रजातियों, ये भी नहीं होगा। आंसर जो होगा इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि छवियों और चित्रों में सोचने की क्षमता, बिल्कुल सही बात है। सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करनी, क्योंकि उनमें कल्पना करने की क्षमता बहुत होती है, वो तुरंत इमेजिन करते हैं कि हाँ हमको कैसे आकार देना है, कैसे इतनी ही जगह में हम आकार दे सकते हैं, कैसे हम बनाएं जो जो मूर्ति है वो अच्छी बने, वो तुरंत समझ लेते हैं। जैसे डेकोरेटर हो गए, अब उनको आप ला करके जो है रूम दिखा दीजिए, वो फटाफट से बता देंगे कि हाँ कौन सा पर्दा किधर सही रहेगा, कौन सी मेज कहाँ पर सही रहेगी, कौन सी चेयर कहाँ पे होनी चाहिए,
कैसा डेकोरेशन होना चाहिए, कैसा कलर होना चाहिए, वो सेम जो है फटाफट से अच्छे से बता देंगे, क्योंकि उनमें कल्पना करने की क्षमता बेहतर हो रही होती है। ठीक है, आंसर जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं 12 पे। 12 है कि सह शिक्षा जो है कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी, मजबूत बनो और लड़कियों की तरह नम्र व्यवहार मत करो, किसको जो है बढ़ावा देता है, यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइप को क्या है दर्शाया जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि जहाँ पर भी एक पक्ष की तुलना दूसरे पक्ष से होगी वहाँ पर जेंडर स्टीरियोटाइप को दर्शाया जाएगा। ये ध्यान रखना, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार पूछता है, हर बार जो है एक जो क्वेश्चन यहाँ से आता है जेंडर स्टीरियोटाइप से, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने जो डिस्कस मैं कर रही हूँ आज आप लोगों के साथ, ये PYQ है, यानी आए हुए क्वेश्चन है, और आए हुए क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं सीटेट में, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पर ये लड़कियों मतलब लड़कों से ये बोला जाता है कि आप जो है मजबूत बनो, लड़कियों की तरह नम्र व्यवहार मत करो, यानी कि यहाँ पर एक पक्ष से दूसरे पक्ष को क्या है कंपेयर किया जा रहा है, और जहाँ पर भी कंपेयर किया जाएगा वहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, जेंडर रूढ़िबद्धता यानी जेंडर स्टीरियोटाइप होगा। जैसे कह दिया जाता है कि लड़कियां तो खाना ही बनाएंगी, लड़के तो बाहर का ही काम करेंगे, लड़कियां खाना बनाने में अच्छी होती, ज़रूरी तो नहीं, कहीं बुक में तो नहीं लिखा है कि लड़कियां ही खाना बनाने में अच्छी होती, लड़के भी बहुत अच्छे होते हैं। ज़रूरी तो नहीं कि लड़कियां लेट नाइट घर नहीं आ सकती या फिर लड़कियां बाहर का वर्क नहीं कर सकती, लेकिन ऐसा क्या है समाज ने डिसाइड किया, सब समाज ने बनाया कि हाँ लड़कियां ये कपड़े पहनेंगी, लड़के ये कपड़े पहनेंगे, लड़के लेट नाइट घर आ सकते हैं, लड़कियां अलाउ नहीं है बाहर का काम करना, लड़के ही खाना नहीं बना सकते, लड़कियां ही खाना बनाएंगी। ये बहुत सारे रूल जो हैं ये किसने बना रखे हैं, समाज ने निर्धारित किए हैं। हमारा रहन सहन, बातचीत कर, लड़कियां खुल के हंस नहीं सकती, लड़के हैं तो लड़के हंस सकते हैं, ये कहाँ से बना, ये सब समाज ने निर्धारित किया। ये कोई बुक या कहीं कॉपी में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये कहाँ से निर्धारित हो गया है, सब समाज, यानी जेंडर स्टीरियोटाइप जो है बना हुआ समाज में, वहाँ से जो है ये लोगों के दिमागों में थिंकिंग भरी जा रही है कि हाँ लड़कियां तो सॉफ्ट होती हैं, लड़के तो मजबूत होते हैं, लड़कियां जो है स्ट्रांग नहीं होती, लड़के स्ट्रांग होते हैं, लड़कियां जो है जो क्रिकेट नहीं खेल सकती, लड़के क्रिकेट खेल सकते हैं। आज की डेट में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, लेकिन आज की डेट में भी कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर जो है काफ़ी ऐसा कुछ होता है, ऐसा पक्षपात आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप है, जहाँ पर भी एक पक्ष से दूसरे पक्ष की कंपेयर की जाए। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए बहुत आसान तरीका है, बस आप ये देखिए कि एक पक्ष की तुलना दूसरे पक्ष से तो नहीं की जा रही है, चाहे गर्ल्स की हो या बॉयज़ की हो, जहाँ पर कंपेयर किया जा रहा होगा, एक दूसरे की अपेक्षा की जा रही होगी, वहाँ पर आपका जेंडर स्टीरियोटाइप हो जाएगा। ठीक है, आंसर होगा आपका सेकेंड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड पे 13 पे। 13 है कि विविध शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शैक्षणिक रणनीतियाँ क्या होनी चाहिए, यानी कि विविध जो है शिक्षार्थियों, यानी कि एक क्लासरूम में 30 बच्चे हैं, तो जो टीचिंग मेथड होगा वो आपका कैसा होना चाहिए। अब टीचिंग मेथड आपका एक प्रकार का तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि 30 बच्चे हैं, 30 प्रकार के होंगे, किसी को म्यूजिक में इंटरेस्ट आ रहा होगा, किसी को साइंस में आ रहा होगा, किसी को देख करके समझ में आ रहा होगा, किसी को ऐसे मौखिक रूप में आ रहा होगा, कोई बच्चा ऐसा होगा जो फर्स्ट बार में ही समझ ले रहा होगा, कोई बच्चा फर्स्ट बार में इसको समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो टीचिंग मेथड आपका कैसा होना चाहिए, रणनीतियाँ जो है पढ़ाने की वो कैसी होनी चाहिए, ये जो है क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कि उचित समावेशन हो, या फिर मानकीकृत मूल्यांकन आपका होगा नहीं, क्योंकि सभी के लिए आप एक जैसा रूल फॉलो नहीं कर सकते। किसी बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम होगी तो उसको आप एक्स्ट्रा टाइम देंगे, या फिर बिल्कुल भी लिखने में प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल भी नहीं लिख सकता, तो आप उससे ओरली पूछ लेंगे, जैसा बच्चा होगा आप वैसा काम करेंगे। बच्चे को देखने में प्रॉब्लम है आप उसको आगे बैठा लेंगे, बच्चे को सुनने में समस्या है आप उसको आगे बैठा लेंगे, जैसा बच्चा आप वैसी एक्टिविटी करेंगे। तो सभी के लिए एक जैसा रूल आप फॉलो नहीं कर सकते, ये आपका नहीं होगा। गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, यानी आप ऐसे जो एक्टिविटी शामिल कर रहे हैं, आप ऐसे पाठ्यक्रम इंक्लूड कर रहे हैं जिनका दूर दूर तक एक दूसरे से कनेक्शन ही नहीं है। बच्चा गांव से आ रहा है, एग्जाम्पल आप साउथ के दे रहे हो, तो बच्चा नहीं समझ सकता, बच्चा जिस बैकग्राउंड का है आप उसी प्रकार के जो है एग्जाम्पल क्लास में लाएं, उस बच्चे से वैसे ही एग्जाम्पल पूछे, जिससे क्या होगा बच्चा चीज़ों को समझ पाएगा। अब बच्चे से आपने कुछ ऐसा एग्जाम्पल दे दिया, बच्चे ने कभी उस चीज़ को देखा ही नहीं, उसने कभी सुना ही नहीं, तो क्या वो चीज़ों को समझ पाएगा, नहीं समझ सकता। बच्चा जिस बैकग्राउंड का है, जैसा बच्चा आप उस हिसाब से उसको ट्रीट करें और उसी हिसाब से उसको जो है समझने की कोशिश करें, वैसे ही एग्जाम्पल प्रेजेंट करें। ठीक है, तो बच्चा चीज़ों को समझ पाएगा, तो ये भी नहीं होगा। आंसर होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, उचित समावेशन होना चाहिए, हर बच्चे को आप इंक्लूड करो,
कोशिश करो कि हर बच्चा जो है इंक्लूड हो पाए, हर बच्चा अच्छे से चीज़ों को समझ पाए। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कहा गया है कि सीखने के लिए मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है, यानी जो सीखने के लिए मूल्यांकन होता है उसका महत्वपूर्ण पहलू क्या है, ये जो है बताना है। तो पहला ऑप्शन है मूल्यांकन जो है कि किसी एक ही रणनीति से बच्चे की प्रगति व अधिगम की संपूर्ण जानकारी का पता किया जा सकता है, या फिर यह सीखने में होने वाले बदलाव का अवलोकन करता है, यानी जो एक्टिविटी हो रही होती है उसमें जो बच्चा सीख करके उसमें जो चेंजमेंट आ रहा होता है उसका अवलोकन होता है। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो है एवोल्यूशन के माध्यम से यानी मूल्यांकन के माध्यम से ही आप ये समझ पाते हैं कि जो लर्निंग हो रही है वो बेहतर हो रही है या फिर नहीं हो रही है, बच्चा सीख पा रहा है या नहीं सीख पा रहा, बच्चे में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, वो कितना चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहा है, बच्चे में प्रॉब्लम है या फिर टीचर में प्रॉब्लम है, टीचर अच्छे से चीज़ों को नहीं समझा पा रहा या फिर बच्चा चीज़ों को अच्छे से नहीं समझ पा रहा है। तो इसके द्वारा ये होता है कि अगर एक्टिविटी अच्छे से नहीं हो रही, लर्निंग बेहतर नहीं हो रही, तो उसमें परिवर्तन लाया जाए, कहाँ पे जो है प्रॉब्लम हो रही है उस चीज़ को समझा जाता है और उसमें चेंज लाया जाता है। ठीक है, तो इसमें आंसर जो होगा वो सेकंड ऑप्शन सही होगा। यह बच्चों की व्यक्तिगत व विशिष्ट ज़रूरतों की जो है नहीं पहचान करता, ये कहना गलत होगा। यह शिक्षकों को जो है मानसिक मंदबुद्धि वाले बच्चों को पहचानने में मदद करता है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चा जो है इसके द्वारा टीचर ये जो है बच्चों को लेबल नहीं करता कि हाँ तुम बिल्कुल जो है तुमको आता नहीं या फिर तुम बहुत ब्राइट हो, तुम जो है गिफ्टेड बच्चे हो, ऐसा जो है टीचर नहीं करता है। मूल्यांकन का प्रयोग इसलिए करता है कि उसको ये पता चले कि जो एक्टिविटी हो रही है, जो लर्निंग हो रही है, वो कहाँ तक इम्प्रूवमेंट कर रही है, बच्चे को कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, बच्चा कैसे चीज़ों को नहीं समझ पा रहा है, टीचर के द्वारा गलती हो रही है या फिर बच्चे के द्वारा प्रॉब्लम है, इसके माध्यम से जो है पता चल जाता है। तो वहाँ पर सुधार करके क्या है लर्निंग बेहतर की जाती है। आंसर होगा इसमें सेकंड ऑप्शन। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम लोग 15 से स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, बाकी अपना स्कोर भी बताइएगा कि कितना आपका स्कोर बन पा रहा है। आज हम लोगों ने 14 क्वेश्चन किए, कल हम लोग 15 से स्टार्ट करेंगे और पूरे 30 कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए है, क्योंकि CDP के इसमें जो क्वेश्चन है वो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों से पूछे जाते हैं। इसमें जो है आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सिलेबस सेम है CDP का। जो क्वेश्चन पेपर 1 में आते हैं वही पेपर 2 में, पेपर 2 के पेपर 1 में आते हैं थोड़ा सा, यानी कि कहा जाए कि 100 में क्या है, अगर देखा जाए 98% जो है जो होता है पेपर 1 में, और 100% पूछ लिया जाता है पेपर 2 में। थोड़ा सा हाई लेवल का होता है पेपर 2 में, थोड़ा सा यानी 2% जो है होता है। तो आप पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के PY को क्वेश्चन करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी कंटेंट की भी क्लासेस मिलने वाली हैं और साथ में हम लोग PYQ करेंगे, तो आप लोग मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो डेली 3 बजे और 5 बजे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सारी अपडेट मिल जाती है टीचिंग से रिलेटेड और क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।